भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि उनकी हिकमत अमली, उनकी बेवकूफ़ी और उनकी जो एरोगेंट खारजा पॉलिसी थी, जहां पे भारत अपनी स्ट्रेटेजिक डेप्थ को मुसलसल खोता चला जा रहा है। भारतीय ऑपरेशन सिंदूर और पाकिस्तान की जानिब से मार्का हक के बाद जो दुनिया में तब्दीलियां आई हैं, उसका तनाजुर में देखा जाए तो पाकिस्तान का सऊदी अरब के साथ जो दिफाई मुआहिदा है, वो अपनी नौयत का एक बड़ा ही मुनफरिद स्ट्रेटेजिक मुआहिदा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं न्यू प्लस मनी और मैं हूं राजा कामरान। मैं आज अपने इस व्लॉग के ज़रिए मोदी साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। आप सब हैरान होंगे कि भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का मैं शुक्रिया मैं क्यों अदा कर रहा हूं। मुझे क्या, बल्कि तमाम पाकिस्तानियों को भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि उनकी हिकमत अमली, उनकी बेवकूफ़ी और उनकी जो एरोगेंट खारजा पॉलिसी थी और ये जो पप्पी जप्पी वाली खारजा पॉलिसी थी, उसने नरेंद्र मोदी को एक ऐसी जगह पे लाके खड़ा कर दिया है जहां पे भारत अपनी स्ट्रेटेजिक डेप्थ को मुसलसल खोता चला जा रहा है और उसी तरह पाकिस्तान मुसलसल अपनी स्ट्रेटेजिक डेप्थ में इजाफा करता चला जा रहा है। भारतीय ऑपरेशन सिंदूर और पाकिस्तान की जानिब से मार्का हक और ऑपरेशन बनियान मरसूस के बाद जो दुनिया में तब्दीलियां आई हैं, उसका तनाजुर में देखा जाए तो पाकिस्तान का सऊदी अरब के साथ जो दिफाई मुआहिदा है, वो अपनी नौयत का एक बड़ा ही मुनफरिद, बड़ा ही हिस्टोरिक और बहुत ही अहम स्ट्रेटेजिक मुआहिदा है। सबसे पहले ये कि दो बरादर इस्लामी मुल्कों के दरमियान एक दूसरे को बाहिमी दिफाई ताउन फराहम करने का ये पहला मुआहिदा है। ये पहला दफ़ा है कि दो बरादर इस्लामी मुल्क कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान पर हमला होगा तो सऊदी अरब पे हमला तस्वुर होगा, और अगर सऊदी अरब पे कोई हमला होगा तो वो पाकिस्तान पे हमला तस्वुर किया जाएगा। ऐसा मुआहिदा किसी जो इस्लामी बरादर मुल्क है आपस में नहीं किए हैं। दूसरी अहम बात यह है कि पाकिस्तान दुनिया में वाहिद एटॉमिक इस्लामिक पावर है। पाकिस्तान के अलावा दुनिया में किसी भी इस्लामी मुल्क के पास एटमी ताकत एलानिया मौजूद नहीं है। अगर हम देखें बड़ी अफवाज किन मुल्कों के पास हैं, तो उसमें इस वक्त तुर्की, मिस्र और पाकिस्तान ऐसे मुल्क हैं जिनके पास बड़ी अफवाज मौजूद हैं और जो बड़ी अपनी नेवी भी रखते हैं, अपनी आर्मी भी रखते हैं और एयरफोर्स भी रखते हैं। मगर पाकिस्तान के साथ आखिर मुआहिदा करने की वजह क्या है? क्योंकि पाकिस्तान ना सिर्फ एक बड़ी दिफाई और अस्करी ताकत है, पाकिस्तान के पास बड़े पैमाने पर सिपाह मौजूद है, बल्कि इसके अलावा पाकिस्तान एक बड़ा एटमी ताकत भी है और यही चीज़ सऊदी अरब को फ़ायदा भी देती है। दुनिया भर में इस मुआहिदे के बाद यही पूछा जा रहा है कि आया सऊदी अरब से पाकिस्तान को क्या मिलेगा या पाकिस्तान से सऊदी अरब को क्या मिलेगा। मगर इसमें जो सबसे अहम नुक्ता जो है, जिसकी बुनियाद पर पूरी दुनिया में नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है पाकिस्तान और सऊदी अरब की तरफ से, कि एक मुल्क पर हमला दूसरे मुल्क पर हमला तस्वुर किया जाएगा। अगर सऊदी अरब पर कोई हमला करता है तो वह पाकिस्तान पर हमला तस्वुर होगा, और पाकिस्तान पर अगर कोई हमला करता है तो वो सऊदी अरब पर हमला तस्वुर किया जाएगा। इस हमले के आज हम ये देखेंगे, इस दिफाई मुआहिदे के मुख्तलिफ पहलुओं पर देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि दुनिया में कौन कौन से दिफाई मुआहिदे इस वक्त मौजूद हैं और इसमें किस किस किस्म के जो इश्तराक है वो हो रहा है। दूसरा फिर ये देखेंगे क्या जो अमेरिका बहुत दुनिया में तमाम तकरीबन बड़े दिफाई मुआहिदों का हिस्सा है, दुनिया में नेटो में वो लीडिंग किरदार अदा कर रहा है, बहुत से मुल्कों को वो जो है अपनी सर्विसेज दिफाई फराहम करता है, क्या उसकी ये सलाहियत अब दुनिया में मादूम तो नहीं होती जा रही? उसकी जगह क्या पाकिस्तान इस सलाहियत को चीन की मदद से आगे बढ़ाने में तो किरदार अदा नहीं कर रहा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिसका जायजा आज लेंगे। तो अब गुफ्तगू को आगे बढ़ाते, थोड़ी सी गुफ्तगू तवील होगी, आप थोड़ा सा वो कीजिएगा, ताउन कीजिएगा, सुनिएगा, आपको अच्छी मालूमात में मिलेगी। गुज़िश्ता 2 साल से जब से इसराइल ने गज़ा में जहरियत शुरू की है, तो ख़ित्ते में जो ताकत है और ख़ित्ते में जो अमन है और ख़ित्ते में जो स्ट्रेटेजिक माहौल है वो बहुत हद तक तब्दील हो गया है। इसराइल मुसलसल 2 साल से गज़ा में जुल्म सितम, लाखों अफराद को शहीद करने के बावजूद, गज़ा में लोगों को भूखा मारने के बावजूद गज़ा में मुसलमानों के अज़्म को, हौसले को और हमास को नहीं तोड़ सका है, अपने यरगमाली रिहा नहीं करा सका है। इसी चक्कर में उसने ईरान से झगड़ा किया, इसी चक्कर में उसने यमन पर हमला किया, इसी चक्कर में भी हालिया दिनों में उसने कतर पर हमला कर दिया।
मगर उसको हासिल क्या हुआ? इस्माइल हानिया को शहीद कर दिया, ईरान की बड़ी क़यादत शहीद कर दी, अब कतर में जो मौजूद हमास की क़यादत थी उसको निशाना बना दिया। वो कोई मौका नहीं जाने दे रहा कि वो हमास की क़यादत को, हमास को किसी तरीके से ख़त्म कर दे। छोटा सा खिता है, लोगों के पास वसाइल नहीं है, लड़ने को कुछ नहीं है, मगर इसके बावजूद इसराइल जो है बुरी तरह से वहाँ पे वो सीखा हुआ है कि जैसे कोई छोटा जानवर जो है शेर से लड़ जाए और शेर उसका कुछ ना बिगाड़ पा रहा हो। यही हाल जो है इस वक्त इसराइल का है। तो उससे जो है खित्ते में सूरत हाल तब्दील हो गई है। पहले सऊदी अरब, कतर, बहरीन और यूएई इसराइल से ताल्लुकात कायम कर रहे थे। एक सड़क बनाने की बात की जा रही थी जो इंडिया से लेके सऊदी अरब और खलीजी मुल्कों से होती हुई इसराइल पहुंच रही थी और इसराइल से फिर आगे जानी थी। अब वो सड़क का भी किस्सा तमाम हो गया है। तो सऊदी पाक मुआहदे को अगर देखा जाए तो जो लोग कह रहे हैं और इसको कहा जा रहा है कि ये नेटो तर्ज का एक मुआहदा है। सबसे पहले ये नेटो की जो मुआहदा है, जो नेटो का इदारा है जिसमें अमेरिका सबसे बड़ा हिस्सेदार है, जिसके बाद यूरोप है और तुर्की है, इन तमाम मुल्कों ने मिलकर जब नेटो बनाई थी तो नेटो में ये कहा गया था, इसकी जो पैराग्राफ नंबर 5 शिक नंबर 5 है, आर्टिकल 5 जिसको कहते हैं, उसमें यही लिखा हुआ है एक मुल्क पर हमला तमाम मुल्कों पर हमला तस्वर होगा। तो यही तस्वर जो है अब पाकिस्तान और सऊदी अरब के मुआहदे की बुनियाद बना है कि जिस किसी पर भी हमला होगा तो पाकिस्तान और सऊदी अरब दोनों एक दूसरे का साथ देंगे। इस साथ देने की क्या डेप्थ है, क्या कुछ है, ये अपनी जगह, मगर आप देखिए कि सऊदी अरब जो कि एक बड़ा दिफाई बजट रखता है, तकरीबन 87 अरब डॉलर से ज़्यादा का दिफाई बजट है। पाकिस्तान का दिफाई बजट 9 अरब डॉलर है। इसी तरह से 5 गुना जो बजट है वो भारत का भी है। मगर भारत को कैसी शिकस्त हुई है? तो मसला ये है कि दुनिया ने ये देख लिया है कि बड़े बड़े दिफाई बजट से कुछ नहीं होगा जब तक आपके पास एक अच्छी ट्रेंड जज्बे वाली अस्करी कुव्वत नहीं होगी, और वो पाकिस्तान के पास है। और यही देखकर लगता है सऊदी अरब पाकिस्तान के पास दिफाई ताउन के लिए और दिफाई इश्तराक के लिए आया है। नेटो के अलावा एक और जो मुआहदा है जिसको कलेक्टिव सिक्योरिटी टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है, इस ऑर्गेनाइजेशन में जब सोवियत यूनियन का शिराजा बिखरा तो जो सोवियत यूनियन से अलग होने वाली रियासतें थीं, जो अलग अलग मुल्क बन गए, वो उन मुल्कों पर मुश्तमिल सऊदी अरब ने एक मुआहदा किया। इस मुआहदे में भी यही शिकें शामिल थी, मगर ये मुआहदा बहुत तवील अरसे से बिल्कुल अबेंडेंट पड़ा है, इसमें कोई काम नहीं हो रहा है। मिसाल के तौर पे जब अज़रबैजान और आर्मीनिया का झगड़ा हुआ तो इस टेरिटरी में आर्मीनिया शामिल था, अज़रबैजान आर्मीनिया के वजह से शामिल नहीं था। नगोरो काराबाख पे जो जंग हुई उसमें रशिया ने इतने खुलकर जो है आर्मीनिया का साथ नहीं दे सका, जबकि अज़रबैजान को जो मावनत मिली पाकिस्तान की और तुर्किया की, उससे अज़रबैजान ने अपनी जंग जीती और नगोरो काराबाख का इलाका वापस ले लिया। अब दोनों में मुआहदा हो गया और पाकिस्तान ने भी आर्मीनिया को तस्लीम कर लिया है, तारीख में पहली मरतबा। ये भी एक बड़ा डिप्लोमेटिक ट्रेड है। इसके अलावा न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया ने एशिया पैसिफिक खित्ते में बहरुल काहिल में जो है दिफाई को और हिफाजत को कायम रखने के लिए एक मुआहदा किया है। इस मुआहदे में भी जो पहले तो बराबरी की सतह पर हुआ था, मगर 1980 में जो है इस मुआहदे को न्यूजीलैंड है इसकी हैसियत कम कर दी गई। इसके अलावा रियो टेरिटरी है जो लातीनी अमेरिका के ममालिक थे और अमेरिका के दरमियान दिफाई मुआहदा हुआ था, मगर ये मुआहदा भी इस वक्त तकरीबन मुअत्तल हो चुका है। अमेरिका ने और ट्रंप ने जिस तरह से लातीनी अमेरिका के मुल्कों के साथ सलूक रखा है, इस पर यह मुआहदा भी तकरीबन अपनी अहमियत खो चुका है। तो 1950 से अरब मुल्कों के दरमियान भी एक मुआहदा हुआ था जिसमें 22 अरब ममालिक शामिल थे, और इसी मुआहदे के तहत जो है अरब मुल्कों ने बाज़ मुल्कों ने अपनी बड़ी अच्छी मिलिट्री डेवलप की थी, जिसमें लीबिया शामिल है, इराक शामिल है, मिस्र शामिल है। मगर हुआ ये कि जो इसराइल के साथ जंग थी उसमें भी अरब ममालिक की ये अफवाज कुछ बहुत ज़्यादा अपनी कारकर्दगी नहीं दिखा सकी। इसके अलावा ये हुआ कि लीबिया और जो मिस्र था इसके दरमियान जो चपकलिश थी, इसके अलावा जो इराक ने हमला किया इस पर कुवैत पर, इस वजह से, और इसके अलावा जो कतर और सऊदी अरब के दरमियान जो चपकलिश चल रही थी, तो इन 3-4 वजूहात की बिना पर ये जो अरब ममालिक के दरमियान, जिसमें 22 ऐसे छोटे बड़े अरब ममालिक थे, उनका भी दो दिफाई मुआहदा था, वो अपनी मौत आप मर गया कि वो अब बहुत ज़्यादा मुअस्सर साबित नहीं हुआ। आपने देखा कि किस तरह से इराक ने कुवैत पर हमला किया
تو پھر یہ عرب ممالک نہیں اس کو بچا سکے، کویت کو بچانے کے لیے امریکہ کو آنا پڑا، اور پھر امریکہ ایسا آیا کہ اب تک جو ہے مشرق وسطیٰ میں موجود ہے۔ تقریباً 40 سے 50 ہزار کے قریب امریکی افواج مشرق وسطیٰ میں اور سب سے زیادہ سعودی عرب میں اسٹیشن ہے۔ حقیقی تعداد نہیں پتہ کہ کس ملک میں کتنی ہے، مگر اتنا کہا جاتا ہے کہ 40 سے 50 ہزار ہیں۔ تو اب پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان جو معاہدہ ہو گیا ہے، اس سے قبل بھی پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان دفاعی معاہدے ہوئے ہیں۔ جب نواز شریف کی حکومت آئی تھی اور یمن میں جنگ شروع ہوئی تھی تو سعودی عرب نے پاکستان سے دفاع کے لیے افواج کو طلب کیا تھا، مگر پیپلز پارٹی نے اس کو اپوز کیا، اے این پی نے اس کو مخالفت کی، جس کی وجہ سے پارلیمنٹ میں بات گئی۔ پارلیمنٹ نے اس تجویز کو مسترد کر دیا کہ یمن کی حفاظت کے لیے، یمن سے جنگ کے لیے پاکستانی افواج کو بھیجا جائے۔ بہرحال یہ ایک جو بھی پاکستانی حکومت کا فیصلہ تھا تو سعودی عرب کو ایک بڑا دھچکا لگا، اور سعودی عرب بہت حد تک پاکستان سے پیچھے ہٹ گیا تھا۔ مگر اب جو ہے موجودہ حکومت میں شہباز شریف صاحب نے، اور خصوصاً جو ہمارے آرمی چیف ہیں فیلڈ مارشل عاصم منیر نے، اور اس کے پیچھے خاموش سپاہی ہیں اسحاق ڈار، بولتے تو بہت زیادہ ہیں پریس کانفرنسوں میں اور جب آپ سوالات کریں، مگر اس بار خارجہ پالیسی کے میدان میں انہوں نے بڑی خاموشی سے بہت سے کام کیے ہیں، اور اس کا یہ فائدہ ہے کہ اب ہم سعودی عرب کے ساتھ ایک اہم معاہدے میں پہنچ گئے ہیں۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان حقیقت میں معاہدہ کیا طے پایا ہے، اس کی ابھی تفصیلات نہیں آئی ہیں، مگر مغربی میڈیا نے جو بھی کچھ سعودی حکام کو کوریدنے کی کوشش کی ہے، اس سے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ اس میں تمام تر دفاعی اور جنگی جو بھی آلات ہیں اور حکمت عملی ہے وہ شامل ہے، اور اس میں ایٹامک وارفیئر کی بھی مغرب کہہ رہا ہے کہ وہ شامل ہے۔ مگر اس سے قبل ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان نے جو راکٹ اور اپنی میزائل ٹیکنالوجی کو ڈیولپ کیا، اور اس کے ذریعے جو بھارت کو آپریشن بیجان مرصوص میں ہٹ کیا تھا، اس نے بڑا انسپائر کیا ہے۔ اس کے علاوہ جو طیارے گرائے ہیں بھارت کے، وہ تو ایک بہت بڑی کامیابی ہے ہی ہے، مگر جس طرح سے پاکستان نے اپنی آرٹلری، اپنے راکٹ اور اپنی اب جو راکٹ فورس بنائی ہے، اس کے ذریعے اگر یہ چھتری بھی سعودی عرب کو ملتی ہے تو اس سے سعودی عرب اپنے آپ کو زیادہ سیکیور فیل کرے گا۔ تو اگر ہم یہ دیکھیں کہ ایک تو بات وہی ہے کہ اگر اس کے بنیادی شقوں کا جائزہ لیں تو ایک شق تو سب سے پہلی یہی ہے کہ ایک ملک پر حملہ دونوں ملکوں پہ حملہ تسلیم ہوگا۔ اس معاہدے کے دائرہ کار میں دفاعی تعاون، انٹیلیجنس شیئرنگ، مشترکہ تربیت، انسدادی دہشت گردی۔ پاکستان بہرحال اس وقت دنیا میں سب سے بہترین ملک ہے جس کے پاس انسدادی دہشت گردی کی سب سے زیادہ نالج موجود ہے، کس طرح سے جو ہائیڈ آؤٹس ہیں ان کو ختم کیا جاتا ہے، کس طرح سے اس میں ایئر بیٹل یوز کی جا سکتی ہے، کس طرح سے ڈرون یوز کیا جاتا ہے، جس طرح سے گروپ جو گراؤنڈ ٹروپس ہیں ان کو یوز کیا جاتا ہے، کس طرح سے ان تمام چیزوں کو ملا کر کس طرح سے دشمن کو اٹیک کیا جاتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ یہ جو جعفر ایکسپریس والا معاملہ تھا، یہ بہت بڑا ایک ہاسٹیج سچویشن بنانے کی کوشش کی گئی تھی، مگر 24 گھنٹے سے بھی کم عرصے میں پاکستان نے ان تمام تھریٹس کو ایلیمینیٹ کر دیا تھا۔ تو اس نے پاکستان کی جو کاؤنٹر ٹیررزم صلاحیت ہے اس کو بھی پوری دنیا میں بہت حد تک اجاگر کیا ہے کہ پاکستان کاؤنٹر ٹیررزم کی ایک بہت بڑی صلاحیت رکھتا ہے۔ سب سے اہم بات، امریکہ دنیا میں اور خطے میں سیکیورٹی فراہم کرنے والا ملک نہیں تھا۔ امریکہ نے دوسری جنگ عظیم کے بعد جنوبی کوریا، فلپین، تھائی لینڈ، جاپان کو جو ہے دفاع کے لیے انفرادی طور پر بائی لیٹرل معاہدے کیے تھے۔ اس کے علاوہ اس نے خلیجی ملکوں سے عراق جنگ کے بعد جب وہ آیا ہے، اس نے آپریشن ڈیزرٹ اسٹارم کیا ہے، تو اس نے سعودی عرب، کویت اور خلیجی ملکوں سے جو ہے ان کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے معاہدے کیے تھے، اور یہ ضامن بنا تھا کہ آپ کو کوئی بھی تھریٹ ہوگی اس پر میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں گا۔ مگر یہ بات اب ثابت ہوئی کہ جب قطر پر اسرائیل نے حملہ کیا یا عراق نے کویت پر حملہ کیا تو وہ نہیں کر سکے تھے، امریکہ وہ اس طرح سے دفاع نہیں کر سکا جس طرح سے اسے کرنا چاہیے تھا، جس طرح سے خلیجی ملکوں کی خواہش تھی۔ تو اب امریکہ کی پوری دنیا میں بھی اور خصوصاً ہمارے خطے میں بھی ایک سیکیورٹی فراہم کرنے والے ملک کی، ایک اسٹریٹجک ملک کی حیثیت جو ہے وہ ختم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اس پورے تناظر میں ہمارا جس کے میں نے ولاگ کا آغاز کیا تھا، بھارت، مودی جی وہ کیا سوچ رہے ہیں، وہ کیا سمجھ رہے ہیں، وہ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ اس وقت بھارت میں وہ کہتے ہیں نا کہ ایک گہری خاموشی ہے۔ یہ تو ہمیں بھی نہیں پتہ لگا کہ جی ہم دیکھ رہے ہیں یار بڑا پروٹوکول مل رہا ہے وزیر اعظم پاکستان کو، آخر F-15 فلائی کر رہے ہیں اور جامنی کارپیٹ بچھایا جا رہا ہے، بڑا سعودی عرب دیکھ رہا ہے،
मगर जिस वक्त ये मुआहदे की खबर आई है तो बहुत से मीडिया के लोग भी जो थे उनके लिए हैरान कुन थी। तो बड़ी खामोशी से सागडार ने और आर्मी चीफ ने इस मुआहदे को अंजाम पाया। तो भारत में भी अभी ये खामोशी मौजूद है। चले हमें तो पता लग गया, हम तो खुश हैं, मगर भारत में एक सिफारती चुप पड़ी हुई है भारत को कि वो क्या जवाब दे। भारत सऊदी अरब पे बहुत ज़्यादा मुनहसिर है। तकरीबन 80 लाख जो भारतीय हैं वो सऊदी अरब में काम कर रहे हैं और अब जो है न्यू दिल्ली बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है जो सऊदी अरब से प्रोसीड्स आती हैं, तरसीलात ज़र आती हैं, उस पर जो भारत की रियासत है और भारत की जो हुकूमत है वो चल रही है। बड़े पैमाने पर तरसीलात ज़र आती हैं। इसके अलावा जो मोहम्मद बिन सलमान का विजन 2030 था, उसके तहत बहुत सी इंडियन कंपनियों ने वहाँ पर सरमायाकारी की सऊदी अरब में, और वो उन्होंने अपनी स्ट्रेटजिक डेप्थ को बढ़ाने की कोशिश की। मगर ये जो है अब भारत के लिए सूरत हाल पेचीदा होती चली जा रही है। 2019 में मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद जो है कश्मीर के दौरे पर गए थे। कश्मीर में उन्होंने कॉन्फ्रेंस अटेंड की थी, मगर अब ये लग रहा है कि कश्मीर पर भी भारत का जो हाथ है वो हल्का होता चला जाएगा। भारत जो है इस वक्त देखो और इंतज़ार करो की पॉलिसी पर है, मगर इसके भारत पर असरात पड़ना शुरू हो जाएंगे और पड़ना शुरू हो गए हैं। भारत को अब अपनी जो खलीजी मुल्कों में अपनी स्ट्रेटजी को चेंज करना होगा। भारत में बहुत ज़्यादा गरूर आ गया था और वो वहाँ से एक तो रेमिटेंसेस के ज़रिए अपने लोगों को वहाँ 80 लाख लोगों को वहाँ भेजकर बड़े पैमाने पर से तरसीलात तो हासिल करता, मगर इसके साथ साथ वो सऊदी अरब के और शेखों को रेडिक्यूल भी बहुत करते थे। उनका मजाक उड़ाना, तमस्खुर उड़ाना, उनके खिलाफ फिल्में बनाना, ये तमाम काम किया जाता था, जिससे सऊदीज़ भी और वहाँ की आवाम भी बहुत नाराज़ थी। तो इस पूरे सिनेरियो में भारत जो है वो सऊदी अरब से पीछे हटता हुआ नज़र आ रहा है। भारत को अपने गिरद घेरा तंग होता हुआ महसूस होगा। उसको सऊदी अरब में वो सिफारती स्पेस नहीं मिलेगी जो इससे कबल मिला करती थी। मोदी साहब जाते थे, जैसे पहलगाम का वाक़या हुआ तो वो वक्त सऊदी अरब में ही मौजूद थे, मगर अब जो है भारत को वो स्पेस मिलती हुई नज़र नहीं आ रही जो कि उसको मशरिक़ वस्ता में सऊदी अरब की वजह से मिला करती थी। सऊदी अरब के से तो खैर अब वो पीछे हटेगा, मगर अब वो मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ अपने जो पहले से स्ट्रेटजिक मुआहदे हैं, मुत्तहिदा अरब अमारात ने बड़ी सरमायाकारी की हुई है भारत में, उसको वो बढ़ाने की कोशिश करेगा और वहाँ से वो स्ट्रेटजिक डेप्थ को दोबारा सऊदी अरब में ले जाने की कोशिश करेगा। मगर इस वक्त भारत जो है वहाँ पे मुश्किलात का शिकार है। अगर इसी मुआहदे का जो रेप्लिकेट है दोबारा पाकिस्तान यूएई के साथ करता है, कतर के साथ करता है और दीगर खलीजी जो ऑयल रिच कंट्रीज़ हैं, कुवैत है, इसके साथ करता है, तो इससे फिर जो भारत है उसको मज़ीद पीछे हटने का मौका मिलेगा। कश्मीर का एक अहम नुक्ता है जो पाकिस्तान के लिए भी बहुत हसास है, चीन के लिए भी बहुत हसास है। अब कश्मीर के पहलू पर जो है, अगर कश्मीर के पाकिस्तान और भारत की दोबारा जंग होती है तो सऊदी अरब किसके साथ खड़ा होगा? ये मुआहदे की वही शिक कि एक पर हमला, दोनों पर हमला तस्वर होगा। अगर भारत पाकिस्तान पे हमला करता है कश्मीर के हवाले से, किसी भी हवाले से ऑपरेशन सिंदूर का पार्ट 2 करने की कोशिश करता है, तो सऊदी अरब पाकिस्तान के पीछे खड़ा होगा मुआहदे के तहत। तो इससे भारत को पहले 10 दफ़ा सोचना होगा कि आया वो पाकिस्तान से क्या चाह रहा है। बहुत बड़ी ड्रामाई तब्दीली तो हमें देखने को नहीं मिलेगी, मगर स्ट्रेटजिकली और सिफारती तौर पर भारत अपने खत्ते में पीछे हटता हुआ नज़र आएगा। भारत अपनी दफ़ाई अखराजात में इजाफा कर सकता है, क्योंकि अब पाकिस्तान और सऊदी अरब का जो बजट है वो मिला के तकरीबन 90 अरब डॉलर तक पहुंच जाता है। पाकिस्तान का 9 अरब डॉलर और बाकी जो है सऊदी अरब का दिफाई बजट है। तो एक बड़ा बजट पाकिस्तान के पास मौजूद है। पाकिस्तान की बहुत सी ट्रूप्स जो हैं मुमकिन तौर पर सऊदी अरब में डिप्लॉय होती हैं, और हरम की हिफाजत पर जो मामूर सिक्योरिटी है उसमें बहुत बड़ी तादाद पाकिस्तानी की भी होती है। तो पाकिस्तान की एक तो ये है, दूसरा पाकिस्तान को ज़्यादा फोकस मिलेगा कि वो अपने मशरक़ी महाज पे तवज्जो दें। भारत के साथ जो ईरान के ताल्लुकात थे, लोग कह रहे हैं कि इसमें भी बेहतरी आएगी और भारत ईरान की तरफ ज़्यादा टिल्ट होगा, मगर हालिया जो ईरान और इसराइल कॉन्फ्लिक्ट था उसमें जो भारत का किरदार था उसने ईरान को बहुत ज़्यादा नाला कर दिया है। तो मुझे नहीं लग रहा कि ईरान की तरफ भी भारत जाने की कोशिश करे या भारत ईरान की तरफ, ईरान भारत की तरफ आने की कोशिश करेगा, ऐसा भी होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। तो इससे खत्ते में जो है भारत के लिए तशवीश बढ़ गई है, पाकिस्तान के लिए स्ट्रेटेजिक डेप्थ बढ़ गई है, और सिफारती लिहाज से जो है पाकिस्तान को फ़ायदा हुआ है। इसके अलावा भारत जो है
اب اپنے آپ کو ری الائن کرنے اور اپنی جو خارجہ پالیسی ہے اس کو ری تھنک کرنے کی کوشش کرے گا، مگر مجھے نہیں لگ رہا کہ بھارت ایسی کوئی کوشش کر رہا ہے۔ بھارت ابھی بھی اسی ڈگر پہ کھڑا ہے کہ پاکستان کو وہ ایک دہشت گرد ملک قرار دے، پاکستان کو نیست و نابود کر دے، پاکستان کو گھٹنوں پر لے آئے۔ مگر جتنی وہ کوشش کر رہا ہے پاکستان اتنا ہی ابھر رہا ہے، پاکستان انشاءاللہ تعالی اسی طرح سے ابھرتا رہے گا۔ ہماری طرف سے یہی کچھ ہے، آج کچھ گفتگو طویل ہو گئی تھی، آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔